जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अपना महासंग्राम। देखिए इसमें बरसात वगैरह हो रही है, मौसम ख़राब है, तो बताइए आप लोगों की तैयारी वगैरह जो है वो कैसी चल रही है। सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी वगैरह जो है वो कैसी चल रही है। बाकी आप लोग वीडियो वगैरह एक बार शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के क्लास, ठीक है। तो एक बार आप लोग वीडियो पहले शेयर कर दीजिएगा, जितने भी मित्र मंडली हैं आप लोगों के। पहले आप लोग हालचाल बताइएगा, टेंशन वेंशन तो नहीं हो रही है एग्ज़ाम वगैरह की, ठीक है। टेंशन वेंशन दूर कर दीजिएगा। बताइएगा सभी लोग क्या क्या हालचाल हैं आप लोगों के, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए वीडियो वगैरह शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए शुरू करें। तैयार हैं? कमर कस लो, अपनी बंदूक लेकर बैठ जाओ, ठीक है। यूक्रेन और रूस का युद्ध होने जा रहा है, तो तैयार हो जाओ आप लोग। जहाँ दूसरा व्यक्ति मिले समझो गोली मारनी है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए आ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? मीथेन, चीनी, एसिटिक एसिड या ग्रेफाइट। तो बताइएगा कौन सा पदार्थ जो है वो शुद्ध कार्बन से बना हुआ है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। आज की क्लास बहुत लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक रिवीजन क्लास है, तो आप लोग रिवीजन के रूप से लीजिएगा। 20-25 मिनट में आराम से रिवीजन करके 40-45 प्रश्नों का और आराम से घर पे मेहनत से पढ़िएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। कि कौन सा पदार्थ जो है वो शुद्ध कार्बन से बना होता है? तो ग्रेफाइट बना होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जंपिंग जीन की खोज किसने की? कॉर्नबर्ग, मैकक्लिंटॉफ, नार्डिन या एडवर्ड जेनर। बताइएगा। देखिए जो प्रश्न ना आए उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखो वहाँ भी आप लोगों को स्किप करना है और यहाँ भी कोशिश करिए कि स्किप करना सीख लो आप लोग, ठीक है। थोड़ी चीज़ें हैं उनको आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग कम निगेटिव अटैम्प्ट में जाएंगे। क्योंकि देखिएगा नॉर्मलाइजेशन होना है। अगर आपने मान लिया ज़्यादा प्रश्न गलत कर दिए तो फिर आप लोग नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा रहेगा, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? मैकक्लिंटॉफ। जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो मैकक्लिंटॉफ के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। दूध का धवल रंग, ठीक है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? धवल मतलब सफ़ेद, ठीक है। लैक्टोज के कारण, एल्बुमिन के कारण, कैसीन के कारण या कैरोटीन के कारण। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जो दूध का धवल रंग होता है वो किसके कारण जो होता है, कैसा होता है? धवल मतलब दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? केसीन के कारण। किसके? केसीन के कारण जो है दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तरंगें नहीं चल सकती। ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो देखिएगा
ठोस के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है। और निर्वात में क्या होता है, माध्यम नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का कि ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती, तो निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। एक प्रश्न है आप लोगों से कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक कहाँ चलती हैं, मतलब किसके साथ सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगे चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग एक बार बताइएगा कि 5 प्रश्न साइंस के थे, कितने प्रश्न सही हुए आप लोगों के। चलिए अगला प्रश्न है कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए, सोने के लिए, लौह अयस्क के लिए, ताम्र अयस्क के लिए। देखिएगा, लुहांस्क और डोनबास, ठीक है, ये 2 क्षेत्र थे जिन पर क्या किया था, ये यूक्रेन के क्षेत्र थे जिन पर अब किसने कब्जा कर लिया है, तो रूस ने अभी कब्जा कर लिया है। इन्हीं 2 क्षेत्रों के चक्कर में यूक्रेन और रूस के मध्य में विवाद उत्पन्न भी हुआ था। ठीक है, इनको क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया और अब रूस ने क्या किया, इनको अपने में ही मिला लिया है इस समय। ठीक है, लुहांस्क और डोनास्क। ठीक है, तो जो डोनबास क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है, आपसे ये पूछ सकता है कि लुहांस्क और डोनबास क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो भैया पहले यूक्रेन में स्थित था, अब कहाँ पर पहुँच गया है, रसिया ने अपने अंडर कर लिया है। ठीक है, तो किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। किसके? कोयला के लिए फेमस है। 6ठे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, यमुना, शारदा, गंगा या रामगंगा। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि कालागढ़ बांध जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, रामगंगा नदी के ऊपर। किसके? रामगंगा नदी के ऊपर जो है वो कालागढ़ बांध बना हुआ है। ठीक है, रामगंगा नदी पे कौन सा शहर बसा है, तो यूपी का बरेली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि तिपाही मुख परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है, बताइएगा, बराक, पंबा, बेतवा या पेरियार। तो बताइएगा तिपाही मुख परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो मणिपुर के अंदर है। तिपाही मुख परियोजना कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। और किस नदी पर है, तो बराक नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मलयगिरी, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी या महेंद्रगिरी। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए 9वें प्रश्न का कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिएगा अन्नामलाई पहाड़ी के ऊपर, कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। कौन सी? ये अन्नामलाई पहाड़ी के ऊपर पड़ती है और ये कैसी है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी पूछ ले, अगर दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी, दूसरी सर्वोच्च चोटी तो कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा हो जाएगी। उड़ीसा की तो महेंद्रगिरी। ठीक है, किसकी, महेंद्रगिरी। ठीक है, उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी पूछे तो कौन सी हो जाएगी, महेंद्रगिरी। 9वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम कहाँ स्थित है, बरेली, पीलीभीत, ललितपुर, सोनभद्र। तो बताइएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, गोमती नदी कहाँ से निकली है, माधोटांडा में, किस झील से, फुलहर झील से। ललितपुर किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वनग्राम कहाँ स्थित है, सोनभद्र में। कहाँ पर, सोनभद्र में स्थित है। उई में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सोनभद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा, भारत का एकमात्र जिला ऐसा है कि जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ऐसा कोई भी राज्य पूरे भारत में नहीं है
जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती हो, लेकिन सोनभद्र पूरे भारत में एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। अब आप लोगों को वो चारों राज्यों के नाम लिखने हैं, जल्दी से बताइएगा वो चारों राज्य कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि माउंट एवरेस्ट दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 29 मई, 29 जून, 11 मई, 12 अगस्त। पहली बात तो आप सभी लोग चारों दिन के ही बारे में बता दीजिएगा। चारों दिन मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, चारों दिवस क्विज पढ़ा रखे हैं, तो बताइएगा। तो देखिए 12 दिवस को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस। 29 जून को सांख्यिकी दिवस। और 29 मई को क्या मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 11वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, गांधीनगर। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? प्रधानमंत्री ने। ठीक है। लखनऊ में क्या लग रहा है? तो ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण इकाई बनाई जा रही है वो कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है। और भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट जो है वो कहाँ बन रहा है? तो गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में। ठीक है। कहाँ उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। 12वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। सबसे स्वच्छ शहर? इंदौर। अगला प्रश्न है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने स्वदेशी निर्मित मिसाइल रक्षा प्रणाली साइपर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल, भारत, तुर्की, फ्रांस। बताइएगा। जो साइपर मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया है? तो तुर्की ने किया। किसने? तुर्की के द्वारा किया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा। क्या है तुर्की की राजधानी? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, पियाली बसाक, अनुष्का पाटकर। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बछेंद्री पाल बनी है, संतोष यादव बनी है, पियाली बसाक बनी है या अनुष्का पाटकर बनी है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाली बसाक जो हैं वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बछेंद्री पाल, संतोष यादव के बारे में भी बताइएगा आप लोग। 16वें प्रश्न पे पढ़ते हैं कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? कोच्चि, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता। बताइएगा जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? कोच्चि बना है, लखनऊ, दिल्ली या कोलकाता। तो कौन सा बना है? कोलकाता बना है। कौन सा शहर बना है? कोलकाता बना है। तो 16वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
कि द माउंटेन इज कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. गुप्ता, के.वी. रघुपति, राम चौधरी, सूर्या अय्यर। तो बताइएगा द माउंटेन इज कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर.सी. गुप्ता हैं, के.वी. रघुपति हैं, राम चौधरी हैं या सूर्य अय्यर हैं? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? के.वी. रघुपति हैं। कौन है? के.वी. रघुपति जो हैं द माउंटेन इज कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जून 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई? बताइएगा। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई? अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर रखी गई। और पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? जल्दी से बताइएगा। तो कहाँ पर? मेरठ के अंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न 18वें प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पणजी, हैदराबाद, शिमला, मुंबई। सही आंसर 19वें प्रश्न का क्या होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? जल्दी से बताइएगा। पणजी में हुआ, हैदराबाद में, शिमला में, मुंबई में। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? मुंबई में आयोजित हुआ। कहाँ पर? मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण जो है वो मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य सरकार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरस्कार के लिए चुना? उत्तर प्रदेश की सरकार को, झारखंड सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार को, गुजरात सरकार को। पहले तो आप लोग बताइएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? चल जल्दी से बताइएगा। तो कब? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगर इसकी थीम पता हो किसी को वो लिखिएगा। और सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किसको पुरस्कार देने के लिए चुना WHO ने? तो झारखंड को। WHO का हेडक्वार्टर बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बताइएगा कहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। तो देखिएगा एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीता। कौन सी बार? 5वीं बार। और किसे हराया? मलेशिया को हराया। ठीक है, भारत ने कौन सा कप जीता था अभी? थॉमस कप। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो 21वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ड्रोन द्वारा एशिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल। बताइएगा। बताइएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है और कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ठीक है, ये दोनों नेशनल पार्क बताइएगा। और ड्रोन द्वारा एशिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 22वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा 22वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और ये भी लिखकर बताइएगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है।
तो देखिएगा कहाँ पर स्थित है। पहली बात तो सॉरी, मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो गुजरात बना। और सुल्तानपुर कलेक्शन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा के अंदर। कहाँ पर, हरियाणा के अंदर स्थित है। मैंने जानबूझकर ऐसे प्रश्न डालता हूँ बीच में कि आप लोग कन्फ्यूज हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग जो है अंतिम समय में हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है कितना आप लोग अपने उत्तर के ऊपर जो है वो मजबूत हैं, ठीक है, कि हाँ कितना पढ़ा है। कि बहुत से लोग ये नहीं है कि आज चलो पहले इसका 22 का ए है, ऑप्शन देखा बदल दो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है तो आपका ही आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि मई माह में कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, गायक, लेखक, चित्रकार या राजनेता। तो बताइएगा कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो गायक थे, लेखक, चित्रकार या राजनेता। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कृष्ण कुमार कुनाथ मतलब के। कौन, के सिंगर थे। कौन थे, सिंगर थे। इनकी कैसे मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक से, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया, नई दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो बताइएगा 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर किया। तो 24वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सूफी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, लेह, जम्मू, श्रीनगर, मनाली। तो बताइएगा सूफी महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया, लेह में, जम्मू में, श्रीनगर में, मनाली में। तो कहाँ किया गया, श्रीनगर के अंदर किया गया, ठीक है। 25वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 38 का, अनुच्छेद 50। तो देखिए 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन, 39 में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। 38 में का में क्या है कि लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि, और 50 में क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। तो 26वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 21 संबंधित है विधि के समक्ष समानता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो देखिएगा विधि के समक्ष समानता कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 14 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 में है। और जीवन और दैहिक स्वतंत्रता जो है वो कहाँ पर है, तो 21 में है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, आयरलैंड।
तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची, और संयुक्त बैठक, रूस से मौलिक कर्तव्य, और अमेरिका से तो बहुत कुछ लिया है, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व। और मेरी बात समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया से ही हमने उद्देशिका की भाषा ली है और उद्देशिका का स्वरूप हमने किससे लिया है, तो अमेरिका से लिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। तो 28वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा कि निम्न में कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं होता। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी, बताइएगा निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो यकृत में संचित नहीं होता। तो विटामिन बी संचित नहीं होता। कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विटामिन बी है वो यकृत में संचित नहीं होता है। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, दैमाबाद, बताइएगा सही आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, दैमाबाद। सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए तब तक बता दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम, दक्षिणी स्थल का नाम, पूर्वी स्थल का नाम और पश्चिमी स्थल का नाम, चारों स्थलों के नाम जो हैं वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय कृषि निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 18%, 20%, 22%, 15%, बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, 20% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, 31वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2022 को 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका। चारों देशों की राजधानी लिख दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। किसने मेजबानी की थी बिम्स्टेक की, तो श्रीलंका ने की। चलिए बिम्स्टेक का मुख्यालय बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 121, 120, 119, 118। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 121वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का विघटन 2015 में किया गया। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग ने ले ली है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो देखिएगा नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया। लेकिन देखिएगा योजना आयोग का विघटन 2015 में नहीं हुआ था। कब हुआ था, अगस्त 2014 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2014 में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों में शामिल नहीं है। बारहसिंगा, पलाश, सारस, बरगद। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों में कौन शामिल नहीं है, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिएगा बारहसिंगा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। पलाश क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प है। सारस क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन बरगद जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। अशोक। कौन सा है, अशोक है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है, 8, 9, 10, 11। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है 10 बार लग चुका है। पहली बार कब लगा था, 1962 में। ठीक है, कब लगाया गया था, 1962 में लगाया गया था। और 36वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज के अंदर। कहाँ पर, प्रयागराज के अंदर स्थित है। 37वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अब कुछ प्रश्न जो हैं वो मैंने विदाउट ऑप्शन रखे हैं। बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। देखिएगा, पहली बात तो कब से कब तक चली, 1951 से 56 तक। किस पर ध्यान दिया गया, कृषि पर ध्यान दिया गया। ठीक है, आपसे और क्या पूछ ले कि महानदी पर हीराकुंड बांध जो था ना, वो किस पर बनाया गया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बनाया गया था। ठीक है, और किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, डोमर हैमर या हैमर डोमर जो भी है वो आप लोग देख लीजिएगा। हैमर डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत का क्रम बताइएगा। जो दिल्ली सल्तनत था उसका क्रम बताइएगा, सही क्रम क्या था। तो देखिएगा, दिल्ली पर सबसे पहले किसने शासन किया, गुलाम वंश ने। किसने, गुलाम वंश ने। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश। कौन सा आता है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तुगलक वंश। कौन सा आता है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसके बाद में कौन बनता है, तो सैयद वंश। कौन सा होता है, सैयद वंश। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। ठीक है, और इसके बाद में कौन सा आता है, लोधी वंश। और लोधी वंश का संस्थापक कौन बनता है, तो बहलोल लोधी। ठीक है, कौन है, बहलोल लोधी। तो सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। आपसे इसी में प्रश्न पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा दिन तक किस वंश के शासकों ने शासन किया, तो तुगलक। किसने, तुगलक ने। और सबसे कम किसने किया, तो खिलजी। किसने, खिलजी वंश के शासकों ने। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया। देखिएगा, मैं यहाँ आंसर इसका नहीं मानूंगा, जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिएगा सही आंसर क्या है।
और इससे पहले मैंने 2 प्रश्न आप लोगों से पीछे पूछे हैं, उनका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से 7:15 वाली क्लास में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई भी समस्या है तो टेलीग्राम पे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी पढ़िए, मेहनत करिए, बरसात के मौसम में चाय बनाइए, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल शाम को 7:15 वाली क्लास में। शुभ रात्रि, जय हिंद।